ओके, तो आज हम बात करेंगे एईसी एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2 की। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका पार्ट 1 था उसमें 4 यूनिट टोटल पढ़ने थे, जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ना था, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लो या सेकंड में। लेकिन इसमें क्या है कि ये पार्ट 2 है, थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2। यानी कि इसमें 3 यूनिट पढ़ना है टोटल, यूनिट 5, 6 और 7, जो कि आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। तो इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। हालांकि जो फर्स्ट ईयर में पढ़ना था, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह का है, नंबर या किस तरह से थ्योरी में कितना है, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स हैं, तो ये सारा चीज़ जो है वो ऑलरेडी कितने अंक मिलेंगे उसमें, तो ये सब कुछ बिल्कुल सेम है जैसा कि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था। तो यदि हम इसकी बात करें तो ये सिलेबस है जो कि डीयू में पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। इसका नाम होगा एनवायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान, थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2। यानी कि इसमें थ्योरी भी पढ़ना है और प्रैक्टिकल भी है, और ये सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, यानी कि थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में। जैसा कि फर्स्ट पार्ट के बारे में बात हुई थी, ऑलरेडी वो अपलोडेड है, आप देखेंगे तो उसका भी वीडियो मिल जाएगा। सेम उसी तरह का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन या क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन सेम वही है। तो टोटल ये 2 क्रेडिट का कोर्स होगा, जिसमें 1 क्रेडिट लेक्चर या थ्योरी पार्ट का है जो कि 40 मार्क्स का होगा। दूसरा प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट का है, जो कि वो भी 1 क्रेडिट कोर्स है और ये 40 मार्क्स का होगा। तो इसका मतलब हम क्या देखते हैं कि टोटल जो मार्क्स है वो 2 क्रेडिट का, यदि दोनों को आपस में जोड़ दे तो ये टोटल 80 मार्क्स का होगा। यानी 1 क्रेडिट के 40 मार्क्स थ्योरी के, और एक्सपेरिमेंट के 1 क्रेडिट मतलब 40 मार्क्स ये भी, तो टोटल 80 मार्क्स का। अब यदि हम थ्योरी और प्रैक्टिकल वाइज मार्क्स का और भी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपको पता चलेगा, ये टोटल 2 क्रेडिट का कोर्स तो है ही। थ्योरी पार्ट जो है वो 1 क्रेडिट का है, 40 मार्क्स का आने वाला है। इस 40 मार्क्स में से 30 मार्क्स जो होगा वो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे, फाइनल जो एग्जामिनेशन होगा। और 10 मार्क्स जो होगा वो इंटरनल का होगा, यानी इंटरनल असेसमेंट में जो होगा वो 10 मार्क्स होगा। यदि इसमें भी हम डिटेल में और भी देखें तो प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट पार्ट में, तो ये भी 40 मार्क्स का होगा। उस 40 मार्क्स में 20 मार्क्स जो होगा वो, ये जो 20 मार्क्स होगा प्रैक्टिकल का, इसके साथ पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा ये। यानी कि 30 और प्लस ये प्रैक्टिकल वाला 20, तो टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। यदि और आगे देखें तो प्रैक्टिकल में जो है 10 मार्क्स सीए का है, जो कि आपको आपके क्लास पार्टिसिपेशन या आपके एक्टिविटी, क्लास एक्टिविटी, उस पे ये मार्क्स जनरली टीचर देंगे। और 10 मार्क्स जो होगा वो प्रैक्टिकल और वाइवा दोनों मिला करके होगा। तो ये जो 20 मार्क्स ये हुआ प्रैक्टिकल वाला पार्ट, और 10 मार्क्स जो हुआ इंटरनल असेसमेंट वाला, ये वाला पार्ट, ये यहाँ से यहाँ देखें हम तो इसमें, तो ये 10 और ये 20 टोटल हो गया 30, और ये 30 मार्क्स आपको इंटरनल में मिलने वाला है। तो आपके जो फाइनल एग्जामिनेशन में जिससे क्वेश्चन आ रहा है वो तो आपको समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन में आ रहा है वो 50 मार्क्स का होगा टोटल। तो जो फाइनल टर्म एग्जामिनेशन होगा वो फाइनल एग्जामिनेशन 50 मार्क्स का होगा, और ये 50 मार्क्स इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, 30 मार्क्स और 20 मार्क्स, ये ऐसे करके। तो दोनों में या तो फिर पार्ट ए या पार्ट 1 या पार्ट 2 करके आए, या जिस तरह से वो सेक्शन बांट दें, या सेक्शन ए या सेक्शन बी, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, बट ये टोटल 50 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो सेक्शन ए थ्योरी का 30 मार्क्स और सेक्शन बी प्रैक्टिकल का 20 मार्क्स का, ये फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाला है 50 मार्क्स का ओवरऑल, और प्रैक्टिकल और वाइवा मिला करके टोटल 10 मार्क्स। उसी तरह का जैसे ये यहाँ पे यदि हम देख रहे हैं तो AEC 1 है, लेकिन सेकंड ईयर में ये AEC 2 हो जाता है। हालांकि सिलेबस में इन्होंने थोड़ा सा देखो, जैसे ये
2 है। तो ये 2 वाला पार्ट जो है वो हम सेकंड ईयर में ही पढ़ेंगे, और ये भी 2 क्रेडिट का कोर्स है। अभी जैसा हमने डिटेल में बात किया, 1 क्रेडिट जो है वो लेक्चर का और एक ये प्रैक्टिकल का। तो 2 क्रेडिट का कोर्स है, लेक्चर और प्रैक्टिकल, या थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला करके टोटल। इसमें जैसे आपने 1 to 4 यूनिट तक, यूनिट 1, 2, 3 और 4, ये चारों आपने पढ़ लिया था ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में। अब जो है सेकंड ईयर में आप पढ़ोगे यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 7। ये 3 यूनिट है टोटल। तो यूनिट 5 जो है वो ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड पॉलिसी का है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन यूनिट 6 में, और यूनिट 7 में ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट। तो यदि इसको हिंदी में हम देखें तो इसका ये मतलब है, जो सेकंड ईयर में हम पढ़ने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ में, वो रहेगा वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और नीतियां। ये होगा यूनिट 5। मतलब टोटल इसमें 3 यूनिट पढ़ना है, यूनिट 5, 6 और 7। दूसरा जो है यूनिट 6 वो है जैव विविधता और संरक्षण, और यूनिट 7 जो है वो मानव समुदाय और पर्यावरण का। तो टोटल यही 3 यूनिट जो है वो आपको पढ़ना है सिर्फ सेकंड ईयर में। तो पहले यूनिट 5 का बात कर लेते हैं हम। तो अभी देखा आपने कि यूनिट 5 जो है वो कह रहा है कि वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और नीतियों के बारे में इसमें आपको पढ़ना है, यानी ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज और पॉलिसी। हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी में ही सारा चीज मैं बता दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ। हिंदी में सिलेबस अवेलेबल नहीं है, इसलिए कहीं और से इसको हिंदी में मैं कर नहीं सकता। तो ओवरऑल मैं हिंदी में ही बोलूंगा, आपको समझना है इसको। तो हिंदी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला इसमें, यदि देखा जाए तो। ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू या पॉलिसी, यानी वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और नीतियां क्या है भाई इसमें। तो इसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में जानना है, यानी जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग, यानी वैश्विक तापमान में वृद्धि यदि हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे, उसके क्या क्या प्रभाव होंगे। ओजोन लेयर, किस तरह से ओजोन होल हो गया है तो उसके क्या क्या प्रभाव होंगे। एसिड रेन, यानी अम्ल वर्षा, और इन सब का प्रभाव मानव समुदाय समुदाय के ऊपर, जैव विविधता के ऊपर, या ग्लोबल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि कार्यों पर भी इसके कोई प्रभाव होंगे। यदि किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो वो कौन से प्रभाव हैं। तो ये आपको ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज में पढ़ना है। चूंकि ये इशू लोकल है नहीं, ये सारा इशू जो है वो ग्लोबल है, इसलिए इसका नाम ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू के नाम से इन्होंने बताया है। साथ में कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात की है। तो ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्या क्या है भाई। तो ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है, जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट की यदि हम बात करें तो इसमें अर्थ समिट है, यानी पृथ्वी सम्मेलन क्या होता है वो। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड ये समझौता है, अंतरराष्ट्रीय समझौता। मॉन्ट्रियल और क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये दोनों संधि किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होगा कि मॉन्ट्रियल जो है वो ओजोन लेयर से रिलेटेड है, और क्योटो जो है वो क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये ट्रीटी है या संधि है। साथ में जैव विविधता के ऊपर भी एक संधि के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। साथ में एक और है रामसर कन्वेंशन, या इसको हम कहें कि ये वो कन्वेंशन है जो कि वेटलैंड से रिलेटेड है, यानी आर्द्र भूमि से रिलेटेड है। और उसके साथ साथ है केमिकल वेपन कन्वेंशन, मतलब यदि किसी तरह से रासायनिक हथियार है तो उससे रिलेटेड भी ये संधि है कि भाई रासायनिक हथियार का किस तरह से उपयोग करना है, या उसका प्रोडक्शन करना है नहीं करना है भी तो किस तरह से है, क्या उसके लिमिटेशंस होंगे। तो ये सब केमिकल वेपन कन्वेंशन में आप समझेंगे। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और एक और जो है वो है CITES, मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं, उनके बारे में ये कन्वेंशन है, उससे रिलेटेड ये संधि है कि उनका किस तरह से उनको बचाया जा सके, उनका इलीगल ट्रेड ना हो। तो ये सबसे रिलेटेड है, जो कि डिटेल में जहाँ आप पढ़ेंगे वहाँ आपको बताया जाएगा। उसके बाद जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है,
आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, और इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है डिटेल में, आप उसको देखना। उसके बाद है नेशनल एक्शन प्लान, मतलब इंडिया का अपना क्या नेशनल एक्शन प्लान है, भारत का अपना क्या जो है वो कोई कार्य योजना है, राष्ट्रीय कार्य योजना कि जलवायु परिवर्तन से बचा जा सके, जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, और उसके मिशंस, तो टोटल कितने मिशंस हैं उसके बारे में डिटेल, उनके कितने जैसे 8 मिशन हैं तो उनके बारे में डिटेल में, जो कि आने वाले टाइम में मैं जल्दी से अपलोड करूंगा उसके बारे में भी। और जो है लास्ट में एक है एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन से रिलेटेड, मतलब पर्यावरण में, यदि भारत में देखें तो पर्यावरण से संबंधित कितने कानून हैं, या जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण कानून है या जो महत्वपूर्ण अधिनियम है, उसके बारे में चर्चा करना है इसमें, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया लगे कि हमारे देश में पर्यावरण से संबंधित कानून है तो वो कैसा है, किससे रिलेटेड है, और उसके बारे में अवेयरनेस। तो इसमें जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, जो कि जैव विविधता से संबंधित है, कि भाई जितने भी जो भी वन्य जीव है, प्राणी हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके बचाव के लिए, उनके शिकार से बचने के लिए ये सारा कानून है। और इस कानून में ये सारा ये भी प्रोविजन है, ये भी है कि भाई यदि कोई इसका उल्लंघन करता है या किसी तरह से किसी जानवर को नुकसान करता है या किसी भी पर्यावरण कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए जो है वो जेल से लेकर के फाइन तक है, इसमें प्रोविजन है इसमें। तो जैसे वाटर से रिलेटेड यदि कोई जल प्रदूषण करता है तो उसके लिए भी कानून है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। वनों के बचाव के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980। उसके साथ ही वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए कानून है जिसका नाम है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। आपको इसमें ईयर याद रखना है, क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं इसमें, या डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा कि भाई कम से कम एक दो जो है वो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन या पर्यावरण से संबंधित अधिनियम या कानून का चर्चा करें आप। उसी तरह से एक और कानून है जिसका नाम है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी पर्यावरण को बचाने का, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये। उसी तरह से है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, फॉरेस्ट राइट एक्ट है ये, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006। तो जंगल में या वनों में रहने वाले वनवासियों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए किस तरह के अधिकार उनको दिए गए हैं, ताकि उनका किसी तरह से भी अधिकार का हनन न हो, तो इनके बारे में इस यूनिट में आप पढ़ेंगे एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन में। यदि हम यूनिट 6 की बात करें जो कि नेक्स्ट यूनिट है, तो यह है जैव विविधता और उसके संरक्षण से संबंधित। यदि इसमें बात करें जैव विविधता और उसके संरक्षण में, तो इसमें है कि जैव विविधता क्या है, इसको डिफाइन करना है, बायोडाइवर्सिटी को, और जैव विविधता को कितने स्तर पर हम समझते हैं या मापते हैं, यानी लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे इसको जीन के लेवल पे भी हम मेजर करते हैं, स्पीसीज लेवल पे, या इकोसिस्टम, तो इनके टाइप्स हैं ये तीनों, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जो कि आप पढ़ेंगे इस यूनिट में। साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस यूनिट में, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया एक मेगा डाइवर्सिटी नेशन है, मतलब भारत जो है वो जैव विविधता का बहुत बड़ा देश है। कैसे, ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है वहाँ। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा इसमें से, इस यूनिट से। साथ में भारत के बायोजियोग्राफिक जोन, इसके बारे में पढ़ना है, बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि हॉटस्पॉट क्या होता है, खास करके बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। कुछ स्पीसीज होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये इंडेमिक स्पीसीज है, तो इंडेमिक स्पीसीज क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया। और साथ में कुछ जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं भारत के, उनके बारे में भी जानना है। साथ में IUCN के बारे में भी आप इसमें पढ़ेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका IUCN का रेड लिस्ट क्राइटेरिया क्या है, जैसे, और उनके क्या क्या कैटेगरी हैं, जैसे आप पढ़ते हो, जैसे कह रहे हैं हम एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, या कह देते हैं कि एक्सटिंक्ट हो गया वो, या एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। तो ये सारे कैटेगरी हैं जो कि इसके बारे में डिटेल में आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। साथ में जैव विविधता का क्या वैल्यू है ये भी हम समझेंगे इसमें,
उसका कुछ मूल्य भी तो है, हमारे लिए फायदे का चीज है या नहीं है, इसके क्या क्या मूल्य है, हमारे लिए जैव विविधता कितना मूल्यवान है। तो इसके बारे में आपको डिटेल में इसमें बताया जाएगा कि इसका क्या इकोलॉजिकल वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू या सोशल, एथिकल, एस्थेटिक, और भी कई तरह के। साथ में इसमें पवित्र उपवन के बारे में भी हमको जानना है कि सेक्रेट ग्रुप जो है वो क्या होता है, इसके एग्जाम्पल भी देने हैं, इसके इम्पोर्टेंस भी, इसका महत्व क्या होगा, इसका उदाहरण क्या होगा। तो इन सब चीज़ों के साथ आपको बायोडाइवर्सिटी इस यूनिट में पढ़ाया जाएगा। साथ में यदि जैव विविधता है तो उनको किस तरह का संकट है, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा संकट है जिनके कारण वो लुप्त हो जाए, धीरे धीरे उनके नंबर्स घट जाएं और वो धीरे धीरे ऐसे करते करते वो बहुत ही ज़्यादा संकट में हो जाएं और दोबारा उस स्पीसीज को रिकवर हम ना कर पाए। तो उनके क्या क्या कारण है, क्या क्या संकट है उसके लिए। तो उसके लिए ये सारे संकट है, चाहे हैबिटेट लॉस हो या डिग्रेडेशन हो, फ्रेगमेंटेशन हो, या उनका शिकार हो रहा है, उनके कारण भी वो धीरे धीरे वो एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं, विलुप्ति के कगार पर हैं। या मनुष्य का यदि देखा जाए तो मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को हम ये कहते हैं कि मनुष्य और वन्य जीव में किस तरह का संघर्ष है, अपने अपने सर्वाइवल के लिए दोनों का संघर्ष है। हम लोगों ने इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि उसके कारण इस तरह का संघर्ष जो है आए दिन आपको देखने को मिलेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप बताएं, यानी मनुष्य का वन जीवन के साथ, दोनों के साथ आपस में किस तरह का संघर्ष है। उसके बाद आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में समझेंगे कि भाई बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किस तरह से होता है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है। तो दो तरह का होता है, एक इन सीटू और दूसरा एक्स सीटू। तो इन दोनों मेथड के बारे में भी आप डिटेल में इसमें समझेंगे कि एक्स सीटू या इन सीटू कंजर्वेशन जो है वो क्या है। उसके बाद इस मेथड में एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन के बाद ये देखेंगे कि कुछ तरह के अलग तरह के स्पीसीज होते हैं, जैसे कि स्टोन स्पीसीज या फ्लैगशिप स्पीसीज, अम्ब्रेला या इंडिकेटर स्पीसीज। तो ये क्या होते हैं, ये सब इस यूनिट में आप देखेंगे। साथ में आप समझेंगे कि नेशनल पार्क किसको कहते हैं, या इसमें किस तरह के स्पीसीज को किस लेवल तक का प्रोटेक्शन है, कैसे कंजर्वेशन इसमें काम करता है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व भी ये कहते हैं। तो ये सब होता क्या है। साथ में स्पीसीज री इंट्रोडक्शन और उनके ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको देंगे आपके टीचर। जैसे कुछ केस स्टडी भी है इसमें, खास करके वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इशू। जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में, परियोजना के बारे में भी हमें समझना है कि भाई जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, तो बाघ परियोजना क्यों लाया गया था, बाघों को बचाने के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए। तो इसके बारे में डिटेल्स आपके टीचर बताएंगे इस यूनिट में। इसमें यह भी है प्रोजेक्ट एलिफेंट, मतलब हाथियों के संरक्षण के लिए ये परियोजना थी। वल्चर ब्रीडिंग प्रोग्राम, भाई गिद्धों के संरक्षण के लिए क्यों ये परियोजना शुरू किया गया। तो इसमें जटायु या गिद्ध के संरक्षण के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया उसके बारे में आप समझेंगे। उसी तरह से क्रोकोडाइल या साइलेंट वैली मूवमेंट या वेस्टर्न घाट मूवमेंट, ये सब क्या मूवमेंट है, क्या आंदोलन है, और इस आंदोलन का क्या महत्व है। तो इस यूनिट में, यूनिट 6 में आप ये सारा चीज पढ़ेंगे। यदि क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, इम्पोर्टेंट जो एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो उसके हिसाब से ये यूनिट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम आगे बढ़ते हैं, जो कि ये लास्ट यूनिट होगा इसमें, तो इस यूनिट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो पढ़ना है आपको, और क्वेश्चन तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कि किसी तरह का यदि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होता है, कोई भी विकास के लिए परियोजना यदि गवर्नमेंट चलाती है या कोई भी चलाता है, तो उसमें लोगों को किस तरह से प्रभावित होना पड़ता है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इससे क्वेश्चन आता भी है। साथ में ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, यदि जनसंख्या वृद्धि है तो उसका हमारे पर्यावरण पर, हमारे स्वास्थ्य पर, या हमारे उनके कल्याण पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। और जो इम्पोर्टेंट बात इसमें है वो है कार्बन फुटप्रिंट का, कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, इसको कैसे मेजर करते हैं और होता क्या है एक्चुअल, ये वाला चीज। दो मूवमेंट के बारे में, दो आंदोलन के बारे में जानना है इसमें, दो तीन है, जिसमें आपको चिपको है, एपिको है, साइलेंट वैली मूवमेंट, एक विश्नोई मूवमेंट है जो कि राजस्थान में हुआ था, इसके बारे में भी, और नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इनका क्या महत्व है, कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। यदि एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगा इसमें वो है एनवायरमेंटल जस्टिस की, कि भाई पर्यावरण से संबंधित भी कुछ कानून है, तो उन कानून को ध्यान में रखते हुए किस तरह का
जो है हमारे यहाँ सिस्टम है और उससे रिलेटेड किस तरह का न्याय मिलता है लोगों को, तो उसके लिए है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके बारे में आप समझेंगे और इसका क्या महत्व है पर्यावरण के संरक्षण के दिशा में, ये बताएंगे आपको। उसमें साथ में एनवायरमेंटल फिलोसफी है, जिसमें कि एनवायरमेंटल इथिक्स है। और इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन आ सकता है वो पहले ये से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता था, रोल ऑफ वेरियस रिलीजन्स एंड कल्चरल प्रैक्टिस इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। मतलब क्वेश्चन ये होगा हिंदी में कि हमारे देश में जो, या कहीं भी देख लें, लेकिन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज़्यादातर क्वेश्चन होगा कि इसमें धर्म का या संस्कृति का पर्यावरण के संरक्षण में उनका क्या योगदान है, धर्म और संस्कृति का पर्यावरण संरक्षण में। तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आता है। साथ में एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन या पब्लिक अवेयरनेस यानी जन जागरूकता, या पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के बारे में एक दूसरे तक किस तरह से आप संचार, किस तरह के संचार माध्यम का उपयोग करते हैं ताकि लोग जो है वो जागरूक हों। कुछ केस स्टडी भी है, जैसे यदि दिल्ली की बात करें, चूंकि दिल्ली में बहुत बड़ा इशू है ये एयर पोल्यूशन, तो सीएनजी का किस तरह से यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। तो सीएनजी व्हीकल से रिलेटेड है ये, कि आज देखो जितनी गाड़ियां हैं वो सब सीएनजी से ज़्यादातर चलती हैं, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ गया, लेकिन केस स्टडी आपको सीएनजी के रिलेटेड ही है। फिर साथ में देखना है स्वच्छ भारत अभियान है क्या, इसका क्या महत्व था, और पर्यावरण के संरक्षण में या किसी तरह के और भी इशू में इसका कितना योगदान रहा इस अभियान का। साथ में नेशनल एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन के बारे में भी समझना है, और एक है नेशनल ग्रीन कॉप्स के बारे में, इको क्लब प्रोग्राम है। तो ये सारा छोटा छोटा सा प्रोग्राम है जिसके बारे में आपके टीचर्स बताएंगे। तो यही 3 यूनिट हुआ। आपको ध्यान रखना है यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 7, जिसमें आपने देखा कि यूनिट, यदि हम आगे बढ़े तो यूनिट 5 जो था वो एनवायरमेंटल इश्यूज, ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड था। यूनिट 6 था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या जैव विविधता के संरक्षण, और यूनिट 7 जो है वो है मानव समुदाय और पर्यावरण से रिलेटेड। अब यदि हम प्रैक्टिकल कंपोनेंट की बात करें, इसी में जो है वो सेकंड ईयर में जो आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स भी हैं। तो यदि प्रैक्टिकल की बात करें तो आप देखेंगे यूनिट 5 में, तो जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल होने वाला है या जो आपके टीचर्स कराएंगे, जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो ज़्यादातर है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड। आपको दे दिया जाएगा डेटा, एक टेबल बना करके ऐसे ऐसे, और इस डेटा से आपको स्टडी करके आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, वो आप बताएंगे। साथ में कोई ऑनलाइन सर्वे या कोई क्वेश्चन आयर या कोई प्रश्न उत्तर, इस तरह के प्रश्न पूछ करके और आपको जलवायु परिवर्तन से संबंधित उसमें बात बताना है। इसमें और भी चीजें हैं, जिसमें कि एक जो 6 पॉइंट है कार्बन फुटप्रिंट से रिलेटेड, यानी कार्बन फुटप्रिंट है क्या और इसको कैसे स्टडी करते हैं, आपके टीचर्स ने बताया भी होगा। और यूनिट इसी 5 यूनिट में एक जो 7th पॉइंट है वो कह रहा है कि एटलीस्ट 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में समझना है। तो ऑलरेडी इसका वीडियो मैंने बताया भी है, अपलोड किया हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये टोटल आपका इस यूनिट में प्रैक्टिकल है, जो कि बनता है इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑफलाइन मोड में जो भी एग्जामिनेशन होगा उसमें पूछा जा सकता है। यदि बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन से रिलेटेड देखें, तो इसमें ज़्यादातर जो है वो आपके कॉलेज कैंपस में, जैसे सैम्पलिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल बायोडाइवर्सिटी इन कॉलेज कैंपस, ये आपको बताया जाएगा। साथ में किस तरह से स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यूनिट 5 से ही आने वाला है आपके एग्जामिनेशन में, ऐसा मुझे लगता है। साथ में इसमें बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस तरह का जो भी है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, और उसके लिए आपको रेडी रहना है। इसमें कुछ है नहीं, इसमें इस यूनिट में बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ यूनिट 7 में देखें तो इससे रिलेटेड आपको ऑनलाइन डेटाबेस लिख रखा है, तो इसका मतलब यहाँ भी कोई टेबल या कोई ग्राफ, ठीक है, ये दे देगा, और उसके बाद उसको स्टडी करके उसके क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, जो कि पार्ट बी में ज़्यादातर क्वेश्चन ये आएगा। ये सारा पार्ट बी का क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। तो ये सारे उसी से रिलेटेड हैं, किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देना होगा, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह का है। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि यूनिट 5 से ही आपको क्वेश्चन आने वाला है एग्जामिनेशन में, यदि देखा जाए तो ये है यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 7 से प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स।